हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज पर्यावरण के एक टॉपिक को जिसका नाम है ओजोन लेयर और इससे संबंधी समस्या। सबसे पहले प्रश्न यह आएगा कि ओजोन क्या है। दरअसल ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है और यह गैस आपके पर्यावरण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा करती है। अर्थात अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के सतह पर नहीं आ पाती तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह है इस ओजोन लेयर का पाया जाना। यह ओजोन परत समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। स्वाभाविक है निचले समताप मंडल में इसकी मोटाई ज्यादा होती है। अब ये जो समताप मंडल में ओजोन लेयर अर्थात ओजोन के गैसों के सम्मिश्रण से बनने वाली जो लेयर है, यह क्या कर रही है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा कर रही है। इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। दरअसल अगर यह ओजोन परत नहीं होती तो यह पराबैंगनी किरणें आकर आपको विभिन्न तरीके से प्रभावित करती। हम अभी समझेंगे कि दरअसल आखिर इनके निगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ। उससे पहले समझ लें कि दरअसल ओजोन परत इस समय या ओजोन डिप्लेशन की कंडीशन, ओजोन क्षरण की जो कंडीशन है इतनी महत्वपूर्ण क्यों होगी। दरअसल ओजोन प्राकृतिक रूप से बनने वाली एक गैस है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनना और इसका विखंडन होना एक सामान्य प्रक्रिया समताप मंडल में चलती रहती। लेकिन जैसे जैसे हम औद्योगिक रूप से विकसित हुए, हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे ओजोन का बनना कम हुआ। दरअसल जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास हुआ और जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ी, इन सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने कुछ ऐसी गैसों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया जिससे इसका क्षरण होता। इसी में एक गैस है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या करती है, ऑक्सीजन के लेयर को तोड़ती है। और यह जो तोड़ने का प्रोसेस है दरअसल बहुत पहले से चला आ रहा है। 1970 के दशक में ये हमको पता चल पाया कि ओजोन के लेयर में कुछ कमी हो रही है, लेकिन 1985 और 1980 के दशक में एक ओजोन लेयर के छेद दिखाई दिया और उसी को ओजोन क्षरण कहा गया, ओजोन होल कहा गया। और जब इसकी खोज हुई तो वही हमारी जो पुरानी मान्यता थी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए उत्तरदायी पाया गया। इसको रोकने के लिए भी हमने प्रयास किया। 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हमने एक समझौता किया। उस समझौते के माध्यम से हमने सन 2000 तक CFC के उत्पादन और उसके प्रयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास भी किया। लेकिन अभी भी इसका कुछ जगहों पर प्रयोग होता है, हालांकि बहुत अधिकांश जगहों पर या तो इस पर प्रतिबंध लग गया है या इसके उपयोग में कमी कर दी गई है। लेकिन ब्रोमीन, हेलोकार्बन जैसे कुछ ऐसे अभी भी गैसें हैं जो ओजोन क्षरण के लिए क्या कर रही हैं, नुकसानदायक साबित हो रही हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि दरअसल पूरा प्रोसेस ओजोन गैस का बनने का कैसे हो रहा था और कैसे CFC जैसी गैस ओजोन क्षरण को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। एक सामान्य अवस्था लेते हैं और एक अवस्था वह लेते हैं जब CFC कहां है, वायुमंडल में पहुंच चुकी। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एरोसोल होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो AC वगैरह में यूज होते हैं, उसमें प्रयोग होने वाली एक गैस है। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक सामान्य अवस्था में क्या होता है, समताप मंडल में दोनों क्रियाएं कहां होंगी, समताप मंडल में। वहां पर ऑक्सीजन जैसे ही जाता है, ऑक्सीजन टूट जाता है डबल ऑक्सीजन के 2 परमाणु में और इन ऑक्सीजन को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन अर्थात नेसेंट ऑक्सीजन इनको बोलते हैं। अर्थात समताप मंडल में होता क्या है, ऑक्सीजन टूट रहा
और ये जो ऑक्सीजन टूट के दो ऑक्सीजनों में डिवाइड हो रहा है, इसी से क्या होता है, एक नेसेंट अर्थात नवजात ऑक्सीजन और जो पहले से एक ऑक्सीजन है उससे मिलकर क्या करता है, O3 का निर्माण करता है। और जो O3 ये बन गया है, ये क्या करता है, जैसे यहीं पर देखिए ऑक्सीजन के जब टूटा तो वह दो परमाणुओं में अलग हुआ, जिनको आपने नेसेंट ऑक्सीजन दिया। इसी एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर O3 बन गया। और फिर जो अभी एक बचा हुआ है, क्योंकि प्रोसेस कई बार चलता रहता है, बार बार चलता रहता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन भी बनते रहते हैं, ओजोन भी बनता रहता है। यह क्या होता है, O3 फिर क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन से एक क्रिया करके ये डिवाइड हो जाता है और फिर दो ऑक्सीजन के परमाणु बनते हैं, अर्थात O2 डबल हो जाता है। और फिर यही प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन किसी नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़कर क्या करेगा, ओजोन का निर्माण। अर्थात यह प्रोसेस पूरा चलता रहता है। और जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो स्वाभाविक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे ही CFC वहां पहुंचता है, यह अवस्था बढ़ जाती है। देखिए इसमें होता क्या है, और जो ये अवस्था पड़ती है, दरअसल इसी अवस्था के पलटने को हम क्या कहते हैं, ओजोन क्षरण के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही क्या हुआ, ये CFC वायुमंडल में अर्थात समताप मंडल में गई, तो इस पर क्या होता है, CFC पर प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया, और इस प्रकाश रासायनिक क्रिया की वजह से CFC से क्या हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन है, यह क्या करता है, क्लोरीन ऑक्सीजन से ओजोन से क्या करता है, क्रिया करता है और ये विखंडित हो जाता है। अर्थात जो नई गैस बनती है वो बनती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अर्थात अब क्या हुआ, ओजोन में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो ओजोन में ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है, अब क्या बन गया है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के दो परमाणु ने। अब ये क्या करता है, स्वाभाविक है ये क्रिया क्या होगी, ऑक्सीजन टूटने की चली रही है। अर्थात समताप मंडल में क्या हो रहा था, इसी ऑक्सीजन को से टूटने से ही तो क्या बन रहे थे, नेसेंट ऑक्सीजन बन रहे थे। अब क्या करेगा, अब यही क्रिया यहां पर फिर होगी और फिर क्या होगा, यह क्लोरीन जो मोनोऑक्साइड है यह क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और फिर यह बन जाएगा क्लोरीन और प्लस ऑक्सीजन। अर्थात यहां पर यह देखिए, यहां पर क्या हुआ, ओजोन का क्षरण स्टार्ट हुआ। अर्थात ओजोन में क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। और यहां पर क्या हो गया, जो अभी ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी ऑक्सीजन से मिलकर अर्थात सिंगल और डबल O2 से मिलकर O3 में कन्वर्ट हो सकता था, अब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और किस रूप में हो गया हुआ, क्लोरीन में दोबारा आ गया। और फिर यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर यही क्लोरीन किसी अन्य ओजोन से क्रिया करके क्या कर देगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देगा और फिर यही प्रोसेस यहां पे चलता रहेगा। अर्थात यहां पे ओजोन क्षरण स्टार्ट हुआ और यहां पे क्या हुआ, ओजोन का निर्माण रुक गया। अब जब ओजोन का निर्माण रुक गया है और दूसरा क्षरण भी हो रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि ओजोन परत की जो मोटाई समताप मंडल में थी, उस मोटाई में क्या आएगी, कमी आएगी। और यह कमी सबसे पहले कहां, अंटार्कटिका वाले क्षेत्रों में देखी गई। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वाले क्षेत्रों में अभी भी इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में यहां पर क्या हो सकता है, ओजोन होल की कंडीशन हो सकती है। यह ओजोन होल की कंडीशन किस वजह से, CFC की वजह से। स्वाभाविक है, जब तक अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो ये क्या होगी, हमारे लिए घातक परिस्थिति है। प्रश्न ये है कि आखिर इससे नुकसान क्या है, आखिर ओजोन क्षरण अगर हो जाएगा तो इससे क्या होगा। इसका उत्तर हम पहले ही जान चुके हैं कि ओजोन परत की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वह क्या थी, वह यह थी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। जैसे ही पराबैंगनी किरणें
कहां पर आएंगे, पृथ्वी के सतह तक पहुंचेंगे, तो क्या होगा, इनसे जो समस्याएं उभर सकती हैं वह यह हो सकती है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन, अर्थात इनसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। दूसरा, अगर पौधों पर देखें तो इससे क्या होगा, इनके पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ने से पौधों की जो है उत्पादकता क्या होगी, कम होगी, अर्थात जो उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो दर थी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और जैसे ही पौधों की उत्पादकता कम आएगी, कम होगी, हमको यह पता है कि पर्यावरण में जो स्वपोषक हैं, जो उत्पादक हैं, इन यही क्या करते हैं, पर्यावरण के बचाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे भी कोई भी कंडीशन हो, यह जो अगर पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई पर्यावरण जिसको हम कहते हैं, तो तभी तक है जब तक कैसी कंडीशन है, जब तक क्या है, पौधों की उत्पादकता ज्यादा। इसी उत्पादकता को हमने जोड़कर देखा था बायोडायवर्सिटी से, अर्थात जहां पर पौधों की उत्पादकता जितनी ज्यादा होगी वहां की बायोडायवर्सिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को हमने किससे जोड़ा था, फूड खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला से समझा था। जब इनकी उत्पादकता कम हो जाएगी, स्वाभाविक है क्या होगा कि हमारी मानवीय सभ्यता पर, पर्यावरण पर ही प्रश्न लग जाए। दूसरा, कुछ जेनेटिक बीमारियां किसकी वजह से हो सकती हैं, जेनेटिक डिजीज किसकी वजह से हो सकते हैं, पराबैंगनी किरणों, अर्थात जैसे ही पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगेंगे, इनके टच में जो भी व्यक्ति आएगा वह क्या है, जेनेटिकली डिजीज का शिकार होगा। और जो जेनेटिकली डिजीज का शिकार होगा, ये भविष्य में संक्रामक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। इसीलिए जब भी आप पेपर आज खोलते हैं तो आपको कुछ मुद्दे दिखाई देते हैं, तो उनमें क्या होता है, ओजोन क्षरण की जैसी समस्या होती है। भारत में तो कंडीशन अभी इतनी खराब नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, और ओजोन को लेकर अभी समझ विकसित नहीं हुई है, इसलिए कोई ये बहुत बड़ा मुद्दा आपको भली समझ में ना आए। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में और यूरोपीय देशों में यह जो चुनावी मुद्दे होते हैं, अर्थात ओजोन क्षरण की जो समस्या है, यह इस रूप में घटित हो रही है, इस रूप में हमारे सामने आ रही है कि अगर हमने बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण ना किया तो भविष्य में यह सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकती है। अर्थात अब हमको क्या करना होगा, अब जो सीएफसी पर्यावरण में पहुंच रही थी, इसको क्या करना होगा, रोकना होगा। और खासकर सीएफसी को रोकने से ही काम नहीं चलेगा, ब्रोमीन, हेलोकार्बन जैसी अन्य जो गैसें पर्यावरण में पहुंच रही हैं, जिनके वजह से क्या हो रहा है, ओजोन क्षरण हो रहा है, इसको भी हमको रोकना होगा। जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे तब तक क्या होगा, ओजोन क्षरण जैसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अब हमको ये समझना है कि दरअसल आखिर हमने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन किया था, जो हस्ताक्षर किया था, उसकी कंडीशन अभी तक हम पूरी क्यों नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ओजोन क्षरण को समझाइए, इसके प्रभाव को समझाइए। स्वाभाविक है, जो तीन आपको प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, इन्हों को क्या करना है, लैंग्वेज देके इसको बड़ा कर सकते हैं कि कैसे जेनेटिकली डिजीज किन किन क्षेत्रों में प्रभावित होगी, कहां कहां इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। पौधों की उत्पादकता से इसको किससे जोड़ देना है, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण से जोड़ देना है। तो इसको कहां से जोड़ देना है, ग्लोबल वार्मिंग से इसको जोड़कर इसको देखना। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो ओजोन क्षरण हुआ है, इसके लिए अब हमारे पास कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, अर्थात क्या क्या अभी तक काम हुए हैं, और विभिन्न देशों से लेकर विश्व में जो सहमति का स्तर है उसकी संरचना कैसी है, अर्थात किन देशों ने इसको लेकर क्या रेगुलेशन पास किए हैं, और इसकी वर्तमान कंडीशन को लेकर क्या अभी चल रहा है, इसको हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं।